So friends, today we will study chapter 6, that is about mutual fund and insurance companies. That is the sixth chapter of principles and practices of banking. So this is the another chapter which we are going to study today. So let us start. Now first of all we will study about the mutual fund. What is a mutual fund? So mutual fund is a mechanism for pooling resources from the public by issuing units to them and investing the fund in securities. What they want to say is that mutual fund is a company. If we'll say that mutual fund company, then we can say that that company collects the money from the investors. Okay, there are many investors, lot of investors are there in the market who want to invest in the securities or the equity market, but they don't have much knowledge and they don't want to take much risk. So what they will do, they'll just go to the mutual fund companies and they will purchase the सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड. ठीक है, म्यूचुअल फंड के रूप में वो लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे. एंड म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी, ये क्या करेगी, जैसे बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनसे इसने पैसा लिया और ये पैसा वो कहाँ लगाएगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सिक्योरिटीज हैं. जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारी कंपनीज है, देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज हु वांट मनी. ठीक है, वो कंपनी क्या है, मनी को उन्हें मनी चाहिए और उनका लेवल अलग अलग है. किसी की रेटिंग जो है बहुत अच्छी है, लो रिस्क में है, किसी की रेटिंग हाई है, हाई रिस्क में. बट हाई रिस्क वाली कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट ज्यादा दे रही है, बेनिफिट ज्यादा दे रही है. ठीक है, तो ये जो आम आदमी है, यू कैन से एन इंडिविजुअल मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड द फैक्ट इन विच आई हैव टू इन्वेस्ट द मनी. तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, वो म्यूचुअल फंड की हेल्प ले सकता है. और म्यूचुअल फंड कंपनी में जो लोग बैठे हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि पैसा किस कंपनी में लगाना है, या फिर क्या करते हैं वो लोग एक पूल क्रिएट करते हैं. दे विल क्रिएट अ पूल ऑफ द कंपनीज. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का एक पूल रहेगा. उसमें कुछ कंपनीज हाई रिस्क वाली रहेंगी, कुछ लो रिस्क वाली रहेंगी, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहेंगी. ठीक है, जिसमें हमारा रिस्क नेग्लिजिबल रहता है. तो ये कुल मिला के एक खिचड़ी पका देते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपका अगर बेनिफिट बहुत ज्यादा नहीं है तो लॉस भी बहुत ज्यादा नहीं होगा. मान लीजिए कंपनी ए और कंपनी बी दोनों में उन्होंने कुछ ना कुछ इक्विटीज परचेज कर रखी है और कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की परचेज कर रखी है. तो अगर ए कंपनी में बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है, बी में लॉस हो जाता है, तो वो उसको क्या करेगा, इक्वलाइज कर देगा. तो ये म्यूचुअल फंड का बेसिक रोल यही है. क्या करता है ये, इट इज ए मैकेनिज्म फॉर पूलिंग रिसोर्सेज. ठीक है, पब्लिक से मनी लेता है और ये डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है. यही मेनली म्यूचुअल फंड है. ठीक है, नेक्स्ट आ गया अभी म्यूचुअल फंड सेटअप इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट एंड इज रजिस्टर्ड विद सेबी. इसमें तो कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है. ठीक है, सेबी क्या करता है, सेबी जो कंट्रोल करता है मार्केट में जो भी अपना इन्वेस्टर है या फिर कोई ब्रोकर है या जो भी वर्क कर रहा है इन द सिक्योरिटीज मार्केट, उसको कहाँ से रजिस्टर्ड या लाइसेंस लेना पड़ता है, सेबी से. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. तो ये देखिए, इसको म्यूचुअल फंड को सेबी से लाइसेंस लेना पड़ता है, इसके साथ रजिस्टर्ड रहता है. अब नेक्स्ट, यूनिट होल्डर्स रिफर्स टू द इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड. यूनिट होल्डर जो है, मतलब यूनिट होल्डर कौन से हो गए, जैसे कि हमारी इक्विटी रहती है या कोई भी फंड रहता है, या ये जो कंपनीज है म्यूचुअल फंड कंपनीज है, ये किस रूप में इन्वेस्ट करती हैं कंपनीज के अंदर, और इन्वेस्टर के पास क्या प्रूफ रहेगा, उन्हें कैसे पता चलेगा हमने कैसे इन्वेस्ट किया है. तो वो एक यूनिट्स रहेंगी और उनको बोला जाएगा कि कितनी यूनिट्स उन्होंने परचेज की है किसी भी कंपनी के म्यूचुअल फंड की. ठीक है, 10 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स. तो वो यूनिट होल्डर्स हो गए, वो इन्वेस्टर्स हो गए जो उनकी उन्होंने यूनिट्स परचेज की हैं, ठीक, म्यूचुअल फंड कंपनी से. नेक्स्ट, अब ये हम देख लेंगे थोड़ा सा स्कीम्स के बारे में. व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स फॉर द म्यूचुअल फंड. मतलब म्यूचुअल फंड में कितने प्रकार की स्कीम्स है, ये जानना बहुत ही जरूरी है. एग्जाम से भी में भी क्वेश्चन इसका आ जाता है और कई बार हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा जो म्यूचुअल फंड है किस प्रकार का है, कैसे मार्केट में वर्क करता है और कैसे इन्वेस्टर्स उसको परचेज कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द ओपन एंडेड स्कीम. ओपन एंडेड स्कीम क्या हो गया, द स्कीम दैट इज अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन एंड रीपर्चेज.
ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस इज नोन एज ओपन एंडेड स्कीम या प्लान। ठीक है, मतलब ये स्कीम क्या कह रहा है, ओपन एंडेड है, मतलब इसके दरवाजे खुले हुए आप समझिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कभी भी इसको परचेस कर सकता है एंड ही कैन सेल ऑल्सो। कोई परचेस किया, उसको मन नहीं हुआ, कुछ दिन बाद उसको मार्केट में सेल कर दिया। तो ये एक रेगुलर वे में चलती रहेगी, कंटिन्यूअस वे में चलती रहेगी। ओपन एंडेड स्कीम जो है, कुछ लोग आएंगे, कुछ जाएंगे, कुछ ने परचेस किया, उन्हें पैसे की जरूरत है, दे नीड मनी, देन दे विल गो इन द मार्केट एंड दे विल सेल द यूनिट्स ऑफ देयर म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड सेल कर देंगे, कोई और परचेस कर लेंगे, ऐसे दीज आर कॉल्ड द ओपन एंडेड स्कीम्स। नेक्स्ट आएगा आपका क्लोज्ड एंडेड स्कीम। क्लोज्ड एंडेड स्कीम में क्या हो गया, द स्कीम दैट इज अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन only during a specified period at the time of launch of the scheme is a closed ended scheme. It is a maturity period of 3 to 10 years। मतलब ये closed ended scheme ये कुछ समय के लिए कोई कंपनी लेके आती है, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी या फिर कोई और प्राइवेट कंपनीज भी कई बार जो इंडिविजुअल मार्केट में वर्क कर रही है वो लेके आती है, उनको पैसे की जरूरत है, बट इट इज फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। जनरली इसका पीरियड 3 to 10 ईयर्स रहेगा और ये क्लोज एंडेड रहेंगी, मतलब कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए लॉन्च होगी। 10 डेज, 20 डेज, 15 डेज ऐसे के लिए मार्केट में आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा कि ये स्कीम लॉन्च होने वाली है 15 डेज के लिए, 30 डेज के लिए, इस डेट से इस डेट तक यू कैन गो एंड परचेज द म्यूचुअल फंड फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, कर लिया आपने म्यूचुअल फंड परचेज एंड यू कैन नॉट सेल इट अंटिल द मेच्योरिटी पीरियड। तो मेच्योरिटी पीरियड तक आप रख के उसको यू विल सेल इट। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका क्लोज्ड एंडेड स्कीम्स या प्लान्स। नेक्स्ट आया आपका व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द ग्रोथ स्कीम्स। ठीक, ग्रोथ स्कीम्स क्या हुआ, ग्रोथ स्कीम्स और द इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स इन्वेस्ट इन इक्विटीज। मतलब ग्रोथ करना चाहते हैं, वी वांट टू ग्रोथ, मतलब जो लोग, ये कई बार क्या होता है म्यूचुअल फंड में जब हम जाते हैं तो उसका जो एक एप्लीकेशन फॉर्म दे विल प्रोवाइड अस, एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, उसमें क्या रहेगा, हमें टिक करना रहेगा, वो हमसे पूछेगा समटाइम्स द ब्रोकर विल आस्क अस कि किसमें हमें लगाना है अपना पैसा, क्या हम चाहते हैं, और वो समझाएगा डिटेल गाइडलाइंस को, हमें बताएगा कि कैसे कैसे क्या होता है। तो अगर ग्रोथ स्कीम्स क्या रहती हैं, जिसमें डायरेक्ट इक्विटी में आप इन्वेस्ट करेंगे, और इक्विटी क्या रहेगा, जैसे कि उसमें हाई ग्रोथ भी रहता है बट रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। दोनों चीजें, अगर ग्रोथ ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है, अगर रिस्क कम है तो ग्रोथ कम है, ये चीज समझ के चलिए। तो ग्रोथ स्कीम में जाएंगे, रिस्कियर होती है और ये इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। ये ग्रोथ स्कीम में अगर आप टिक कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म में। सेकंड इज द इनकम स्कीम और द डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम। डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम क्या हो गई, जैसे कि डेब्ट कंपनी लेती है ना, या फिर बैंक किसी को डेब्ट देता है, उससे इंटरेस्ट लेता है, तो एक इंटरेस्ट इनकम हमें मिलती रहती है, रिस्क हमारा बिल्कुल कम हो जाता है। तो वैसे ये इनकम स्कीम या डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम है, इसमें क्या रहेगा, दे इन्वेस्ट इन द फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज सच एज बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इन सब में क्या करेगी कंपनी, इन्वेस्ट करेगी, और ये क्या रहेगा, इनकम स्कीम रहेगी, इसमें हम लोगों को इनकम होने के चांसेस ज्यादा हैं और रिस्क क्या हो जाता है, इसमें हमारा काफी कम हो जाता है। नेक्स्ट है बैलेंस प्लान। बैलेंस प्लान में क्या करेंगे, जैसे कि हम दोनों चाहते हैं, जैसे मैंने बताया इनिशियल में व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूचुअल फंड एंड व्हाट इट डज, कि ये मेनली क्या करता है, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मार्केट में इन्वेस्ट इस प्रकार से करता है जिससे कि हमारे इन्वेस्टर्स का ज्यादा नुकसान ना हो। तो ऐसे ही एक बैलेंस प्लान इसमें आ गया, जिसमें क्या करेगा वो, इन्वेस्ट इन बोथ इन इक्विटीज एंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, दोनों में ही अपना इन्वेस्टमेंट होगा इन द रेशियो 40 to 60%। दैट इज द बैलेंस्ड प्लान। ठीक है, बैलेंस प्लान हम लोग उसको बोलेंगे। नेक्स्ट इज मनी मार्केट और लिक्विड फंड। व्हाट इज दैट, ठीक है, इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल पेपर्स एंड इंटरबैंक कॉल मनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जितने भी मनी मार्केट के हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर उसमें वो इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड कंपनी, देन इट इज द मनी मार्केट स्कीम कहलाएगी। इसमें क्या लिक्विडिटी बहुत ज्यादा रहती है एंड दिस इज जनरली फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, एज वी नो दैट मनी मार्केट इज ए शॉर्ट टर्म मार्केट, शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, तो इसमें इन्वेस्ट करेगा उसको भी शॉर्ट टर्म का बेनिफिट मिल सकता है। तो ये मनी मार्केट और द लिक्विड फंड, लिक्विड फंड भी इसलिए मैं कहते हैं क्योंकि मनी मार्केट इज द हाईएस्ट लिक्विड मार्केट इन द फाइनेंस वर्ल्ड। नाउ नेक्स्ट इज गिल्ड फंड। व्हाट इज गिल्ड फंड,
गिल्ड फंड इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, जो भी हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है केवल उनमें इन्वेस्ट कर रहा है वो गिल्ड फंड, ठीक है, ना तो वो किसी कंपनी की इक्विटीज में जा रहा है, ना डेप्ट में जा रहा है, ठीक है, ना वो किसी मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब किसी भी मार्केट में ना करके ओनली इन्वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जब वो इन्वेस्ट करता है तो गिल्ड फंड कहलाता है। गिल्ड फंड में क्या होता है, जो हमारा रिस्क है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या है, क्रेडिट रिस्क जो है हमारा जीरो है, हमें पैसा मिलेगा मिलेगा, क्योंकि सोवर्जन सिक्योरिटीज के सोवर्जन गारंटी उसके पीछे रहती है, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट तो पैसा वापस करेगी कैसे भी करे, तो वो क्या हो गया अपना गिल्ड फंड हो गया, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज द इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या हो गया, इंडेक्स फंड रेप्लिकेट the portfolio of a particular index such as BSE, sensitive index, NSE 50 index etc. मतलब इंडेक्स बना लेते हैं, एक पूल कंपनी का बना लेते हैं, जैसे जो क्या बोलते हैं लो रिस्क कंपनीज हैं, या कुछ कंपनी अपना पूल बना लेती हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, NSE 50 इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स बना लेते हैं उसके अंदर जो केवल इन्वेस्ट कर रही है अगर म्यूचुअल फंड कंपनी, देन इट इज कॉल्ड इंडेक्स फंड, ठीक। इंडेक्स फंड समझ गए, इंडेक्स फंड क्या होता है, ये कंपनीज का अलग अलग स्टॉक मार्केट्स के साथ एक ग्रुप रहेगा कंपनीज का, उसी को ये एक नाम देके इंडेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज द सेक्टर स्पेसिफिक फंड। व्हाट आर द सेक्टर स्पेसिफिक फंड, नाउ वी विल सी हियर sector specific fund, these are the funds oblique schemes which invest in the securities of only those sectors or industries as specified in the offer document। मतलब जैसे मैंने बोला आपको कि ऑफर डॉक्यूमेंट क्या रहेगा, जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भी हम उसको बोल सकते हैं, दैट इज द ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट रहेगा, उसमें हम लोगों से जो भी अगर इन्वेस्टर है उससे दे विल आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि किस टाइप की स्कीम आप लेना चाहते हो, कहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ऐसे ही सेक्टर स्पेसिफिक फंड है। अगर आपको थोड़ी नॉलेज और आपको लगता है कि यस ये 5 साल में 4 साल में ऑटोमोबाइल सेक्टर इंक्रीज करने वाला है, ठीक है, या फार्मास्यूटिकल्स जो है ये इंक्रीज करने वाला है कंट्री में, ठीक है, रियल एस्टेट इंक्रीज करने वाली, इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, तो आप उस सेक्टर में अपना फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर कंपनी और द इंडस्ट्री एज स्पेसिफाइड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट और एज पर योर चॉइस, आपकी चॉइस के हिसाब से आप उस कंपनी में क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसी को सेक्टर स्पेसिफिक फंड कहा जाता है। वो फंड उस सेक्टर में ही लगेगा और उसमें जो भी ग्रोथ रहेगी उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। Now next, what is next? Next is tax saving schemes. These schemes offer tax rebate to the rebate under specific provisions of the Income Tax Act 1961। मतलब क्या हुआ, जैसे क्या होती है हम लोगों की जो गवर्नमेंट होती है उसको एक्सपेंडिचर्स करने होते हैं, मान लीजिए कहीं उसको फैक्ट्री बनानी है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए, या फिर कोई फ्लाईओवर बनाना है, कुछ और कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग बनानी है, रेल बनानी है, मेट्रो बनानी है, तो इस सब के लिए उसे पैसा चाहिए। पैसा क्या आता है, एक चीज तो ये हो गई कि भाई वो हम लोगों से टैक्स लेता है, उसके अलावा क्या हो गया, वो चाहता है कि पब्लिक अपना फंड इन्वेस्ट करे, ठीक, पब्लिक अगर पैसा इन्वेस्ट करती है तो क्या रहेगा, उसको अलग से अपना एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने की जरूरत नहीं रहेगी, एंड द गवर्नमेंट विल गेट अ लॉट ऑफ मनी टू एक्सपेंडेड एज पर इट्स चॉइस, जो भी उसकी चॉइस है उसके हिसाब से वो खर्च कर सकता है, ठीक। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें कंपनीज के अंदर, ठीक है, इंस्टीड ऑफ कीपिंग द मनी एज फिक्स्ड डिपॉजिट इन द बैंक्स, ठीक है। तो उसके लिए वो स्कीम्स अलग अलग स्कीम्स रहेंगी और टैक्स का रिबेट उनको कंपनी गवर्नमेंट देगी, मतलब गवर्नमेंट एक तरह का लालच देगी लोगों को कि भाई हम ये अगर इस कंपनी में आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया तो 10% आपका टैक्स रिबेट आपको मिल जाएगा, या इस भाग पर आपकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, तो क्या होगा, एक लालच क्रिएट करेगी वो लोगों के मन में, और लोग जो है वो उस लालच में आके उस जो भी टैक्स सेविंग स्कीम रहेगी उस समय की उसको दे विल परचेज इट, सो दैट मींस दे विल इन्वेस्ट देयर फंड इन दैट सेक्टर और इन दैट स्कीम, तो वो हो गया आपका टैक्स सेविंग स्कीम, ठीक है। टैक्स सेविंग स्कीम नाउ फंड ऑफ फंड, व्हाट इज फंड,
The scheme that invest primarily in other schemes of the same mutual fund or the other mutual fund। ठीक है भाई, अपने कोई और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता है, उसकी भी एक अपनी कंपनी है, तो वो फंड ऑफ फंड होगा। एक म्यूचुअल फंड कंपनी मान लीजिए ए है, एक कंपनी बी है, दोनों ही म्यूचुअल फंड की कंपनी है। ए वांट्स टू इन्वेस्ट इन बी और बी वांट्स टू इन्वेस्ट इन द सी। तो ऐसे जो अपने ही में इन्वेस्ट कर सकती है वो कंपनी क्या कहलाएंगे? फंड ऑफ फंड कहलाएंगे। ठीक, अभी क्या है नेक्स्ट पॉइंट इज राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम। व्हाट इज राजीव गांधी सेविंग इक्विटी सेविंग स्कीम? इट वाज लॉन्च्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनकरेज द सेविंग्स ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स इन द डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट। मतलब जैसे मैंने अभी टैक्स सेविंग स्कीम में बताया कि गवर्नमेंट लालच देना चाहती है लोगों को, जिससे कि वो अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करें और जो ग्रोथ है कंट्री की, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए। ऐसे ही ये राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम्स भी है, ये स्मॉल इन्वेस्टर्स जो हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई थी। इसमें भी टैक्स क्या क्या मिलता है? टैक्स सेविंग गवर्नमेंट देती है। ठीक, ये हो गया आपका। नेक्स्ट इज द न्यू फंड ऑफर पीरियड। What is that new fund offer period? New fund offer period, in case of open-ended and close-ended schemes, the NFO should be open for up to 15 days। मतलब NFO जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था, कुछ ओपन एंडेड फंड होते हैं, कुछ क्लोज एंडेड फंड होते हैं। ठीक है, तो जो इसमें टाइम पीरियड दिया है, ठीक है, इन केस ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड स्कीम भी, कि कितने पीरियड से कितने पीरियड तक आप उसको परचेस कर सकते हैं, कुछ वो डेट दे देते हैं। तो वो क्या होगा? न्यू फंड ऑफर पीरियड, मतलब वही पीरियड हो, कोई नया फंड मार्केट में अगर आता है, ठीक है, नया फंड आया मार्केट में किसी कंपनी का, तो वो बता देगा कि भाई 15 से 25 तक या 15 से 30 तक रहेगा, उस पीरियड में आप लोग परचेस करते हैं। तो वही न्यू फंड ऑफर पीरियड, मतलब पीरियड हो गया, उतना टाइम हो गया कि जिसमें आप वो फंड परचेस कर सकते हैं। तो कितने दिन का रहता है ये रहता है 15 दिन का। ठीक है, 15 दिन का ये पीरियड हमारा रहता है। ठीक है, एक्सपेक्ट ईएलएसएस क्या रहेगा हमारा? इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम एक रहती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट एनकरेज करती है लोगों को टैक्स सेविंग स्कीम्स के जरिए, वही एक ईएलएसएस है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो उसमें ये नियम लागू नहीं होता है 15 डेज, है ना? हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज एनएवी? एनएवी इज द नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, नेट एसेट वैल्यू क्या होगा? जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं, यहाँ पर पता कर पा रहे हैं कि नेट एसेट मतलब उस एसेट की वैल्यू क्या है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्कीम है म्यूचुअल फंड की, एक म्यूचुअल फंड की कंपनी है, उसकी एक नेट एसेट वैल्यू रहेगी, यूनिट वैल्यू की। आज इसका नेट एसेट वैल्यू 10 रुपीज पर यूनिट है और 20 रुपीज पर यूनिट है, उसको नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। वो उसका परफॉर्मेंस बताती है कि ये म्यूचुअल फंड कैसे काम कर रहा है। नेट एसेट वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब वो ग्रोथ कर रहा है, अच्छा कर रहा है। निकालते कैसे हम नेट एसेट वैल्यू को? तो नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ए स्कीम लेस द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द स्कीम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द स्कीम ऑन एनी पर्टिकुलर डेट। मतलब टोटल एसेट्स जो हो गए कंपनी के पास उस समय, म्यूचुअल फंड कंपनी जो है, उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, हम कह सकते हैं यहाँ पर एक्सपेंसेस जो भी उसके इनकर्ड हुए, मतलब उसने डेट भी ले सकता है वो किसी से, या किसी और प्रकार के एक्सपेंसेस से, जो भी लायबिलिटीज हैं उसकी, उसको भी हम माइनस करेंगे एसेट्स में से, एंड वी विल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल नंबर ऑफ यूनिट उस डेट में उसने कितने लोगों को सेल कर रखी हैं, उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो देन वी विल गेट द नेट एसेट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड। ठीक है, उसकी हमें क्या मिल जाएगी? नेट एसेट वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका नेट एसेट वैल्यू। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, रीपर्चेस और रिडेम्पशन प्राइस इज द प्राइस और एनएवी एट व्हिच एन ओपन एंडेड स्कीम परचेसेस और रिडीम्स इट्स यूनिट्स फ्रॉम इट्स यूनिट होल्डर्स। जैसे मैंने बताया था कि ओपन एंडेड स्कीम कंटिन्यूअस में चलती रहती है, ऐसे ही जब वो कोई कंपनी रिडीम्स करेगी या रीपर्चेस कर लेगी अपने फंड को इन्वेस्टर से, देन वो किस प्राइस पे करेगी? वो किस एनएवी पे करेगी? रीपर्चेस या रिडेम्पशन प्राइस कहलाएगा। ठीक है, वही प्राइस क्या होगा? रीपर्चेस या रिडेम्पशन प्राइस कहलाएगा।
ओपन एंडेड स्कीम में जब इन्वेस्टर दोबारा से जो है कंपनी को सेल कर रहा है। रोल एंड फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। नाउ एक इंश्योरेंस का भी इसमें भाग दिया है, जो म्यूचुअल फंड वाला आपका चैप्टर है, जैसे कि हमने बताया था स्टार्टिंग में, म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस कंपनीज। सो क्या प्रिंसिपल्स हैं इंश्योरेंस कंपनीज के, है ना, ये हमने देखने पड़ेंगे भाई। ये तो हमने बना दिया कि एक इंश्योरेंस कंपनी, आप लोग जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, ठीक है। हम लोग जनरली सभी लोग इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, अपने कार का इंश्योरेंस कराते हैं, जिसे वो हम लोग क्या कहते हैं, जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। तो ये इंश्योरेंस कंपनी है, कुछ इनके प्रिंसिपल्स रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रिंसिपल हो गया, अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब ये गुड फेथ में काम करती है, इसमें ज्यादा ये नहीं है। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म हमें कंपनी प्रोवाइड करा दी है एट द टाइम ऑफ इंश्योरिंग, मतलब इंश्योर करते समय जब हम इंश्योरेंस करते हैं उस समय जो एप्लीकेशन फॉर्म हमें प्रोवाइड कराया जाता है, तो कंपनी सोचती है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग कंपनी को देंगे डेट वुड बी करेक्ट, वो करेक्ट होगी, सही होगी। जैसे लाइफ इंश्योरेंस का केस होगा तो उसमें हमारी एज हो गई, हमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई मेंटल इलनेस तो नहीं है, फिजिकल इलनेस तो नहीं है, स्मोकिंग तो नहीं करते हम, ये सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। कई बार हमारे पेरेंट्स नॉमिनी के बारे में भी पूछा जाता है, है ना, तो वो सभी इंफॉर्मेशन जो है ना हमने करेक्ट देनी है, करेक्ट देते हैं। तो ये क्या है, अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब गुड फेथ के ऊपर ये चलती है। अगर हम बाद में फ्यूचर में अगर कंपनी को पता चलता है कि आपने इंफॉर्मेशन इंटेंशनली रॉन्ग दी थी, तो आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो जाता है, ठीक। इसलिए ये बहुत ही जरूरी होता है और ये गुड फेथ पे काम करती है कंपनी। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई हमारी चीज है, जैसे लाइफ हमारी है, लाइफ इंश्योरेंस हम करा रहे हैं, हमारी कोई फिजिकल चीज है, हमारी कार है, हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, तो वो सब चीज हमारी हम उसका इंश्योरेंस कराएं तो हमारा उसमें इंटरेस्ट क्या है, लीगल इंटरेस्ट हमारा उसमें क्या है इंश्योरेंस कराने में, तो हमारा कुछ लीगल राइट होगा, ठीक है। जो हमारा इंटरेस्ट पैदा करते थे, हमने कार परचेज की अपनी सेविंग से या लोन लेके, तो वो हमारी कार को हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो गया कि अगर ये लॉस होगा तो हमें क्या मिलेगा, कंपनी से पैसा मिल जाएगा, ठीक। तो वो एक यहाँ पर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ आइडेमनिटी। आइडेमनिटी का क्या मतलब हो गया कि इन केस ऑफ लॉस द कंपनी विल गिव अस द मनी। कोई भी अगर हमारा एक बॉन्ड होता है कंपनी के साथ, ठीक, बॉन्ड में क्या कहते हैं कि ये हमें प्रोटेक्शन करती है कंपनी, किस चीज के लिए प्रोटेक्शन करती है, अगेंस्ट डैमेजेस और लॉस, कोई भी लॉस, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है तो कोई डेथ हो गई, मेडिकल इंश्योरेंस है, हमें मेडिकल का जो भी एक्सपेंसेस हुआ वो कंपनी विल बियर दैट एक्सपेंसेस। तो ये क्या हो गया हमारा आइडेमनिटी हो गया, मतलब जो भी हमें लॉस हुआ या डैमेज हुआ उसको हमारी भरपाई करेगी, ठीक है। कह सकते हैं आइडेमनिटी में बी रिफर टू एज अ मैकेनिज्म बाय व्हिच इंश्योरर प्रोवाइड फाइनेंशियल कंपनसेशन इन एन अटेम्प्ट टू प्लेस एन इंश्योर्ड in the same pecuniary position after the loss as enjoyed just before it, ठीक है। जैसे कि वो लॉस होने से पहले बंदा कोई खुश रहता है कि भाई मैं कार ले आया, मैं बहुत ही खुश हूँ, आज सबको मिठाई बांट रहा हूँ, सब कुछ है, बट कुछ देर में क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो मेरी खुशी क्या है ना सारी दुख में बदल जाएगी। लेकिन जब मुझे कंपनी से पैसा मिल जाएगा, मेरा लॉस जो है कंपनी एब्जॉर्ब कर लेगी, तब मेरी वो खुशी फिर से वापस लौट आएगी। तो यही क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ आइडेमनिटी। नेक्स्ट हो गया प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। व्हाट इज दैट प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन? प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ये आता है कि जैसे कोई कंपनी से मैंने इंश्योरेंस लिया, ठीक है, अभी क्या हुआ, मुझे कुछ लॉस हुआ, मेरा कुछ डैमेज हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पे कर दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी का ये हक बन जाता है कि अगर जो मेरा डैमेज किसी व्यक्ति से हुआ है, जिस किसी कारण से हुआ है, उससे वो वसूल कर सके, मतलब रिकवरी कर सके अपनी इंश्योरेंस कंपनी। ऐसे एक एग्जांपल में समझिए आप, जैसे कि मैंने कार खरीदी और मैंने उसका इंश्योरेंस करा लिया टाटा एआईजी से, राइट, टाटा एआईजी से मैंने इंश्योरेंस करा लिया अपनी कार का, लेकिन मेरी कार जो है रोड पे खड़ी है और किसी ने आके मेरी कार को ठोक दिया फालतू में, मेरी पार्किंग में खड़ी थी कार, सब कुछ ठीक था, मुझे डैमेज हो गया, मैंने क्लेम किया, टाटा एआईजी ने मुझे क्लेम दे दिया। अभी क्या बनता है राइट कंपनी का कि कंपनी उस बंदे पे सूट फाइल कर सकती है, स्यू कर सकती है, एंड कंपनी कैन टेक हिम टू द कोर्ट में ले जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने रूल्स को फॉलो नहीं किया है, जिसकी वजह से कंपनी का नुकसान हुआ, कंपनी को पैसे देने पड़े।
तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन हो जाएगा कि ये जो राइट था, मतलब मेरा राइट था पहले कि मैं उसको सूट फाइल करता, बट अब मेरा राइट हट गया क्योंकि मुझे पैसा मिल गया। समझ रहे हैं ना बात? जैसे मेरी कार थी, मेरी कार डैमेज हुई, लेकिन मेरे डैमेज का मुझे पैसा जब कंपनी ने दे दिया तो मुझे तो अभी कोई लॉस में नहीं हूं मैं। तो मैं अगर लॉस में नहीं हूं तो मुझे अभी कोई राइट नहीं है उस व्यक्ति को सू करने का। कौन करेगा उसको कोर्ट में, कौन ले जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी कैन टेक इट टू द कोर्ट। तो वो क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी क्या आ गया ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने दो कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा है, तो जो भी मेरा लॉस हुआ है वो कंपनी कोई एक पे ना करके, उनमें ये डिसाइड हो जाता है कई बार, वो एक एग्रीमेंट के रूप में या अंडरस्टैंडिंग के रूप में, या जो भी ये प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन बोलता है कि मेरा लॉस वो कंपनी 50-50% कर सकती है एज पर द प्रीमियम और एज पर द पॉलिसी। वो सब तो देखा जाएगा, बट कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने दो से या दो से अधिक कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा है तो मेरा लॉस जो है वो डिवाइड हो जाएगा और वो कंपनीज कैन कंट्रीब्यूट टू द फाइनल लॉस, है ना। मैंने 5 लाख का अगर इंश्योरेंस कराया, 5 लाख मुझे कंपनी को देना है, तो दो कंपनी से इंश्योरेंस कराया तो ये पॉसिबिलिटी है कि 2.5 लाख दोनों मिला के मुझे दे दे। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक, नेक्स्ट आ गया आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट। प्रॉक्सिमेट कॉस्ट क्या हो गया, जो मतलब जो भी घटना घटित हुई, ठीक है, जो डैमेज हुआ, जो लॉस हुआ, उसका कॉस्ट क्या है ये कंपनी को देखना पड़ेगा। जैसे कि मेरा एक एग्रीमेंट हुआ किसी कंपनी के साथ कि मेरा एक गोदाम है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा गोदाम है, गोदाम में भैया आग लग गई, गोदाम में आग लग गई, मैंने इंश्योरेंस को क्लेम कर दिया। जब मैंने क्लेम करा तो एट दैट टाइम क्या करेगी कंपनी, कंपनी विल रीड आउट द एग्रीमेंट फॉर्म। जो उस समय एग्रीमेंट हमने कंपनी के साथ किया था वो कंपनी उसको रीड आउट करेगी, उसमें देखेगी कि जो ये कॉज है ये मेंशन है या नहीं है। अगर वो जो फायर लगी है, आग लगी है, वो कॉज मेंशन है, मैंने इंश्योरेंस कराया है, उस समय वो उसमें है, देन कंपनी विल पे मी द डैमेज फॉर माई डैमेज फॉर माई लॉस, उसके लिए देगी। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे गोदाम में जो आग लगी है वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण लगी है, जो फॉल्ट हो गया एक मेरे वायर के वजह से, उसकी वजह से आग लग गई, जबकि ये इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दैट वायरिंग एंड ऑल। ठीक है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक, और जो कंपनी के साथ मैंने एग्रीमेंट किया उसमें ये लिखा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण अगर आग लगेगी तो कंपनी विल नॉट पे मी। मेरे आग लगी तो कंपनी को ये चेक करना है, कंपनी विल चेक दैट व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट फायर। वो ही अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कहलाता है कि वो कॉस्ट एग्रीमेंट में होगा तभी कंपनी विल पे, अदरवाइज कंपनी विल नॉट पे यू द डैमेज। नाउ व्हाट आर द टाइप ऑफ इंश्योरेंस, ये तो सभी लोगों को जैसे पता है, इसमें ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस भी बोलते हैं इसे, ट्रैवल इंश्योरेंस जनरली लोग करा लेते हैं, कुछ लोग ज्यादातर नहीं कराते लेकिन कुछ करा सकते हैं। फिर मोटर इंश्योरेंस हो गया अपना, जो भी स्कूटी बाइक का सभी लोग कराते हैं। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लोग नहीं कराते बल्कि बैंक जो है कई बार प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराता है, जो भी मॉर्गेज हमारे पास रखा हुआ है ईएमडी, उसका इंश्योरेंस बैंक कराता है। तो ये चीज देख लीजिए, लाइफ, हेल्थ और मोटर, ये इंश्योरेंस तो ये लोग कराते ही कराते हैं जनरली, हम सभी लोग, है ना। नेक्स्ट हो गया आम आदमी बीमा योजना। व्हाट इज दैट? आम आदमी बीमा योजना इज ए मर्जर ऑफ जनश्री बीमा योजना एंड द आम आदमी बीमा योजना। ठीक है, टू बी एलिजिबल अ पर्सन शुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ 18 इयर्स टू 59 इयर्स। 18 साल से 59 साल तक की आयु के व्यक्ति को ये मिल सकता है, लिविंग बिलो एंड मार्जिनली अबव द पॉवर्टी लाइन अंडर 47 आइडेंटिफाइड ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। मतलब ये एक आम आदमी के लिए है, मतलब एक गरीब आदमी के लिए आप समझे। ठीक है, जो लोग या तो प्रॉपर्टी लाइन से बिलो रहते हैं या जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन, मतलब जो गरीब लोग हैं उनके लिए है, और कुछ सिलेक्टेड ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के लिए, लेकिन हर किसी को नहीं मिलेगा ये भी। ठीक है, हर कोई बंदा जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहता है उसे नहीं मिलेगा, बट दिस इज फॉर द 47 आइडेंटिफाइड ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। 47 जो ग्रुप्स हैं आइडेंटिफाई किए गवर्नमेंट ने इसके लिए, उनको ही ये बीमा मिलेगा। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज द माइक्रो इंश्योरेंस। माइक्रो इंश्योरेंस क्या हुआ? व्हाट इज दैट? माइक्रो इंश्योरेंस, the IRDA micro insurance regulations 2005 defines micro insurance as
a general or life insurance policy with a sum assured of 50,000 or less. In other words, it aims to provide financial protection to low-income families, particularly those with approximate income of less than 250 per day. मतलब जैसे अभी हमने आम आदमी बीमा योजना बताया था, ऐसे ही ये सेम गाइडलाइंस में माइक्रो इंश्योरेंस काम कर रही है। इसका मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड रहेगा 50,000 या उससे कम रहेगा। और ये बोथ के लिए मतलब जनरल इंश्योरेंस एज वेल एज लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। एंड दीज आर आल्सो फॉर द पुअर पीपल whose approximate income is less than 250 per day। ठीक, ये क्या हो गया आपका माइक्रो इंश्योरेंस हो गया। नेक्स्ट इज द बैंक इंश्योरेंस। बैंक इंश्योरेंस, व्हाट इज बैंक इंश्योरेंस? अभी क्या है, जैसे पहले क्या होता था, जो इंश्योरेंस है वो इल्डा केवल लाइसेंस इंश्योरेंस कंपनीज को ही देती थी, चाहे कि वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज हो। जैसे आपकी हो गई LIC हो गई, या फिर आपकी क्या बोलते हैं NIC है, नेशनल इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, इनको देती थी, ये प्राइवेट कंपनीज को। बट ये क्या क्या अभी ये बैंकों को भी इसने क्या कर दिया, देना लाइसेंस दिया। तो मतलब बैंक कैन ऑल्सो इंश्योर अ पर्सन, मतलब लाइफ इंश्योरेंस भी कर सकते हैं वो, जनरल इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाया बैंक एश्योरेंस इसको कहते हैं, ठीक है। इन इंडिया इन 2000 इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, मतलब सन 2000 में ये ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में, व्हेन द गवर्नमेंट इशूड अ नोटिफिकेशन अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट व्हिच अलाउड इंडियन बैंक्स टू डू इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बैंक क्या करेगा, बैंक जो है इंश्योरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कई बार हमने देखा है कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही टाई अप भी कर लेता है, बहुत सारे बैंक टाई अप कर लेते हैं, या फिर एक खुद की कंपनी भी बना लेते हैं शेयर में किसी और कंपनी के साथ मिलके। तो ये अलग अलग कंपनीज हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। या फिर किसी थर्ड पार्टी को, मतलब कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को भी वो अपने यहाँ बुला सकता है बैंक, और बैंक की ब्रांचेस में इंश्योरेंस को सेल किया जा सकता है। ये आया 2000 में, ठीक है, गाइडलाइंस। तो अभी ये बैंक इंश्योरेंस हो गया कि मतलब बैंकिंग जो सेक्टर है, बैंकिंग ब्रांचेस है, दे कैन सेल द इंश्योरेंस टू द पब्लिक। IRDA, what is IRDA? IRDA is an Insurance Regulatory and Development Authority। इसको IRDA को हमने क्या किया था, फर्स्ट चैप्टर जो था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसमें भी डिस्कस किया था। जैसे RBI सेंट्रल बैंक है हमारा, फाइनेंशियल जो भी हमारा इंस्टीट्यूशन है उसके लिए सेबी है, ठीक है। ऐसे ही IRDA है जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो, गवर्नमेंट हो, या फिर इवन वो बैंकर्स हो, ठीक है, जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड बिजनेस होगा वो सभी को IRDA की गाइडलाइंस के अनुसार चलना पड़ेगा। तो IRDA क्या होगा, IRDA इज ए सुपरवाइजरी लेवल ऑफ द कंपनी, मतलब उन कंपनी का एक सुपरवाइजर हो गया ये, और ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि सभी इंश्योरेंस कंपनीज को गाइडलाइन इशू करती है। तो ये IRDA हो गया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये चैप्टर आज हम लोगों ने पढ़ा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी नॉलेज ले पाए और एग्जाम में अच्छा कर पाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई इशू वीडियो के साथ लगता है, तो प्लीज़ कमेंट in the comment box so that I can see that I can improve my teaching style, ठीक है। और अगर आपको दूसरे कोई चैप्टर पढ़ने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, उसमें एक लिंक प्रोवाइड किया गया है सभी चैप्टर्स का, उधर से आप लोग वो चैप्टर्स को देख सकते हैं। थैंक